नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त परमदत्त। आज हम बात करेंगे कि घरेलू हिंसा का जो केस है वो आपकी पत्नी अगर आपके खिलाफ दाखिल करे और उसमें वो इंटरिम आदेश लेने के लिए, चाहे वो सेक्शन 17 हो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, चाहे 18 हो, चाहे 19 हो, चाहे 20 हो, चाहे 22 हो या 23 हो, अगर इसमें कोई एक्स पार्टी आदेश हो जाता है तो आप उस आदेश को कैसे खारिज करा सकते हैं, उसी अदालत में कैसे खारिज करा सकते हैं, इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिन जिन लोगों के आदेश हुए हैं उन आदेशों को खारिज कराया जा सकता है। उसके लिए किसी अपील की या रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। अमूमन देखा गया है कि लोग बोलते हैं कि एक काम करो, आपका आदेश हो गया है, इंटरिम आदेश हो गया है, उसका आप अपील कर दो। तो ये जो इंटरिम आदेश है, क्या ये इंट्रालोकेटरी ऑर्डर है या फाइनल ऑर्डर है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो कार्रवाई है वो सीआरपीसी पे चलनी चाहिए या सीपीसी पे चलनी चाहिए। तो मैंने बताया था उसमें कि सीआरपीसी के तहत में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की कार्रवाई चलती है, लेकिन ये जो केस है ना वो सिविल प्रवृत्ति का है, क्योंकि इसमें मॉनेटरी रिलीफ देने के लिए महिला को ये बनाया गया है एक्ट। तो हम इसी के संबंध में बात करेंगे कि अगर कोई इंटरिम आदेश अगर हो जाता है, कोई भी आदेश अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपके खिलाफ हो जाता है तो आप उसको उसी अदालत में कैसे खारिज करा सकते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त परमदत्त। कैसे हैं आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमने 300 रुपये 15 मिनट के लिए रखे हुए हैं। हमारा नीचे व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, यही नंबर हमारा यूपीआई है। अगर आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हम आपकी कानूनी मदद करेंगे। अगर आपको कोई ड्राफ्टिंग वर्क करवाना है तो आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि कि लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचे। क्योंकि जो केसेस में जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ या मेंटेनेंस सीआरपीसी 125 का केस हुआ, ये सबसे बड़ा एक वर्डन होता है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में दो चीज़ें आती हैं, मानसिक प्रताड़ना और एक शारीरिक प्रताड़ना। तो शारीरिक प्रताड़ना को साबित तो किया जा सकता है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना को साबित करने में मुसीबतें आती हैं और मानसिक प्रताड़ना साबित हो भी नहीं पाती है। इसलिए अगर कोई भी आदेश अगर छलकपट पूर्वक लिया गया है, गलत तरीके से अगर न्यायालय द्वारा करवाया गया है या न्यायालय ने किया है, तो हम उसको वहां पे खारिज करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि महिला हमेशा तथ्यों को बढ़ा चढ़ा के लिख देती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जाता है। वो जो सारे के सारे जो महिला को अधिकांश रिलीफ जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में ही प्रदान किए जाते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 17 हो गया, सेक्शन 18 हो गया, सेक्शन 19 हो गया, सेक्शन 20 हो गया, सेक्शन 22 और सेक्शन 23। तो ये लोग क्या करते हैं कि साक्ष्य एफिडेविट एक मूव कर देते हैं और उसी एफिडेविट के आधार पर एक्सपर्टी आदेश कर दिया जाता है। तो ये जो साक्ष्य एफिडेविट है, क्या ये मैंने आपको बताया था कि कोई भी एफिडेविट तब तक साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता जब तक कि उसका ओरली ऑन राइटिंग मजिस्ट्रेट अपनी ऑर्डर शीट पे मेंशन ना करे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही साक्ष्य सर्टिफिकेट हो गया, साक्ष्य एफिडेविट गया, एविडेंस एफिडेविट गया, तो क्या करते हैं कि एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए प्रोसीड कर देता है। लेकिन इसमें हमारे वकील को कॉपी रिसीव कराई जानी चाहिए जिसपे कि हम आपत्ति दे सकें कि साहब ये ऑर्डर जो है वो गलत तरीके से कराया जा सकता है, इसमें ये इस तरीके की त्रुटि रही है, इस तरीके से न्यायालय ने धोखाधड़ी की जा रही है, न्यायालय में इस तरीके से हमें संबंध तामील नहीं हुए। तो ये सारी आपत्तियां हम उसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई आदेश अगर पारित हो जाता है तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि आखिर में जो हमारी पत्नी ने जो तथ्य दिए हैं वो तथ्य क्या क्या दिए हैं। क्योंकि 100% चांसेस ऐसे रहते हैं कि महिलाएं झूठ बोलती है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉनेटरी रिलीफ लेने के लिए हमेशा झूठ बोलती है और झूठ बोलने के आधार पर ही वो फंसने वाले काम कर देती है। तो आपको इन सारी चीज़ों को पकड़ना है। अब लोग ये कहते हैं कि अगर आपका कोई इंटरिम आदेश हो गया, साहब शेयर हाउस होल्ड का हो गया,
या प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, तो साहब अब क्या करें? तो लोग ये बोलते हैं नहीं, एक काम करो, ये इंट्रालोकेटरी ऑर्डर है, फिर फाइनल ऑर्डर नहीं है, इंट्रालोकेटरी ऑर्डर है, इसका रिवीजन नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरीके का कोई भी ऑर्डर होता है तो वो इंट्रालोकेटरी ऑर्डर नहीं है, वो फाइनल ऑर्डर है, उसका रिवीजन भी किया जा सकता है। 397 सीआरपीसी के तहत में अपनी अधीनस्थ उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय मतलब यानी कि अगर नीचे एमएम कोर्ट से हुआ है तो उसकी जो ऊपरी अदालत जो होगी वो डीजे कोर्ट होगी, यानी जिला अदालत होगी। अगर आप क्वेश्चन में जाना चाहते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इंटरिम ऑर्डर को इंट्रालोकेटरी ऑर्डर समझ के 482 सीआरपीसी में चले जाते हैं। नहीं, ये गलत है। या फिर सेक्शन 29 के तहत में ये अपील में चले जाते हैं कि भैया जिला जज के यहाँ अपील में चले जाओ, ये भी गलत है। जैसा कि मैंने स्टडी किया और मैंने इन सारी चीज़ों को देखा है, यहीं कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है और उसी अदालत में आपको खारिजी के लिए लगाना है जिस अदालत में आदेश हुआ है। इसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में आपको रिलीफ मिलेगा, आपका आदेश खारिज होगा। आदेश कैसे खारिज कराना है, किस तरीके से आपको ड्राफ्ट करना है, ये सारी चीजें अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो 44 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई भी न्यायालय में छलकपट पूर्वक कोई भी आदेश यदि लिया गया है तो उस आदेश को खारिज कराया जा सकता है, उसके लिए कोई रिवीजन या कोई अपील की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये एविडेंस एक्ट जो 44 है वो रेस्ट जोडिकुटा जो है उसका अपवाद है। तो इस तरीके से आपके खिलाफ में जो भी आदेश पारित हुआ है उसको आप खारिज करा सकते हैं। और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही हम अपने वीडियो बनाते हैं ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिलीफ मिले। और इस समय मैं आगरा में हूँ, अगर आप लोग हमसे मिलना चाहते हैं तो आप लोग हमसे आगरा में मिल सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बचाया जाए, आप लोगों के लिए मदद की जाए। धन्यवाद।